सर 0.9 के ऊपर बार है, तो 0.9 के ऊपर बार मतलब 0.999999 ये होता है, और केवल यहाँ 0.9 है। क्या है? केवल यहाँ 0.9 है, और उनके बीच का आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डिफरेंस। तो जैसे ही आप डिफरेंस निकालने गए तो आपने देखा होगा 999999 तो यहां पर आपको दिख रहा है कि 0.099, इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.1 लिख सकते हो। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होने वाला है? देखते हैं क्या होने वाला है। क्या अंतर क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है ना, तो आपका राइट आंसर तो यहां पर अपने सामने क्या हो जाएगा? आपसे डिफरेंस पूछा गया है, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो यहां तो अंतर आपका सी आने वाला है आंसर। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा। साफ साफ दिख रहा है 0.9 के ऊपर बार। अमित अपने वेतन का 4.5% आयकर देता है तथा अपने वेतन का 40% बचत करता है। शेष में से 20% भोजन पर खर्च करता है। यदि भोजन पर खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं तो उसके द्वारा कर के रूप में दी गई राशि बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, चलिएगा समझते हैं मेरे दोस्तों। मान लीजिए मैंने 100% आपके सामने रखा कि ये 100% आपकी इनकम है। अगर 100% आपकी इनकम है तो मान लीजिए इस इनकम में से आपने 4.5% आपने टैक्स चुका दिया और 40% आपने बचत कर ली। ये सेविंग आप अलग से रख लेते हो, ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए आपके पास खर्च योग्य राशि कितनी है? टैक्स चुका दिया जो कि आपके हाथ में नहीं था, वो बचत भी आपने रख ली कि भाई ये मैं खर्च नहीं कर सकता, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो बचेगा वह 55.5% बचेगा। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? तो अगर हम बात करना चाहें इसके पास कि यहां पर ये कहानी सर बिल्कुल सही समझ में आ रही है। अब बोला गया है शेष में से उसने 20% भोजन पर भी खर्चा कर दिया, तो जो ये रिमेनिंग पार्ट है यही तो रिमेनिंग है। हाँ या ना बोलते जाइए। अरे रिमेनिंग पार्ट क्या है? रिमेनिंग पार्ट है इनकम का 55.5%। इसका कितना परसेंट उसने खर्चा कर दिया और उसके पास कितना बच गया? तो आप मुझे बताइए इस 55.5 का कितना फ्रैक्शन 18,204 के बराबर होगा? कृपया करके एक बार सोच के बताना डायरेक्टली। तो गुरुजी आप समझदार हो गए हो, हाँ ऐसे बोलोगे आप। बोले सर 20% जब अगर खर्चा कर दोगे आप इस बचे हुए का, तो बचेगा कितना? 20% 1/5 होता है, तो 4/5 ही तो बचेगा, और यही तो है 18,205 के बराबर, 204 के बराबर। यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 11.1% इंटू 4 बराबर आ रहा है 18,204। अगर यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्तों तो क्या निकल कर आ रहा है? आप काटा पीटी चालू रखिएगा। आप काटा पीटी करने पर कितना निकल कर आया? 4 से काट देता हूं, 4 चौके 16 बचे 2, 4 पंजे 20 बचे 2, 4 पंजे 20, 1 ये कट जाएगा, यानी कि आपका सामने निकल कर आने वाला है 11 चौके 44, 444 है ना। तो ये अब करीबन आ रहा है 41 के करीब आ रहा है, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं 41,000 आपकी सैलरी आ गई भाई। बोला क्या गया भाई? कर में दी गई राशि कितनी है? तो अगर 41,000 आपकी सैलरी आ चुकी है तो कर यानी कि टैक्स में कितनी राशि दी गई है? 4.5, 4.5% निकाल दो, कितना आएगा? 1845। भाई क्वेश्चन कैसा लगा सच बताइएगा। और हमने एक एक चीज क्वेश्चन से ली है, कोई भी घर से नहीं बनाया कुछ भी। लिखा गया है सब 3, 4 और 5। मैंने आपको हमेशा बताया था कि कभी भी a sin थीटा और b cos थीटा बराबर अगर आपका c हो जाए और a b c आपके ट्रिपलेट्स हों, तो आपका जो साइन थीटा होता है वह कितना हो जाएगा बताओ? a/c। आपका जो cos थीटा होता है वह कितना हो जाएगा आपका? b/c। तो आपका cot थीटा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों?
बी अपॉन ए, यानी कि 4/3। राजेश अपनी आय का 5% बचाता है। मान लिया राजेश की आय 100 है और वह कितना बचा रहा है, 5। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बोलो, 95 हो जाएगा। सामने देखा करो, जब मैं सॉल्व कराता हूं तो सामने देखा करो, है ना, वरना फिर क्या मतलब है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है सर, 4 साल के बाद में उसकी आय 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि आय उसकी अब 125 हो गई, लेकिन उसकी बचत वही रहती है, वही बचत 5 है, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 120। तो बताइए खर्चे में कितनी वृद्धि हो गई, खर्चे में वृद्धि हो गई सर 25 की, किसके रेस्पेक्ट में, 95 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। तो ये हो गया 55, 25, 19 इंटू 100। 1/19 कितना होता है, 5, जो भी आपको बताया था उससे सॉल्व कर सकते हैं, 5.26 इंटू 5, तो 26 पंजे 130 और 55 25, तो 26.3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मजा आ गया, आना चाहिए डियर। प्रश्न को पढ़िए और करते जाइए कभी तक। 2 ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही हैं। तेज रफ्तार ट्रेन धीमी रफ्तार वाले ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज रफ्तार वाली ट्रेन की लंबाई, तो हमेशा तेज रफ्तार की लंबाई आएगी केवल, क्यों, क्योंकि व्यक्ति उसके अंदर बैठा है ना ट्रेन में, इस वजह से धीमी वाली की ट्रेन। अभी यहां पर अब बोल रहा है एक ही दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाती है, और टाइम लग रहा है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया और 18 सेकंड का समय लग रहा है, तो 18 से आपने 18 काट दिया, 20 पंजे 100 मीटर आपका सही उत्तर आ जाना है। ए बी और सी डी एक वृत्त के व्यास हैं। मैंने एक वृत्त बनाया और मैंने कह दिया कि भाई ए बी है और एक सी डी है, ये आपके क्या हैं, एक वृत्त के व्यास हैं। ए बी इसको मान लिया और सी डी इसको मान लिया, ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है, पी पर मिलते हैं, माफ कीजिए ये बिंदु पी है, एसी सीबी बीडी और डीए से जुड़ते हैं, तो ये मैंने आपस में जोड़ने पड़े क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। आपसे क्या बोला जा रहा है, पी ए डी आपका 60 डिग्री है, पी ए डी ये आपका 60 डिग्री है, तो बी पी डी बताइए कितना होगा, यानी कि ये आपको कोण बताना है, ये कोण आपका कितना होने वाला है। तसल्ली करिएगा, मैं प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूं और चीजें भी बताने वाला हूं। आइए चलो समझते हैं। आपसे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि अगर ये सारी चर्चा की जा रही है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो आप मुझसे कहेंगे सर अच्छी बात यह है कि यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मेरे दोस्तों ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये व्यास भी तो हैं, ए बी और सी डी आपके व्यास भी तो हैं। अगर ये आपके डायमीटर हैं, तो डायमीटर द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री बनाएगा, तो यानी कि ये 30 हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा, यानी कि सारे के सारे जो आपके कोण हैं वह 90 90 90 90 के हो जाएंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना डियर, बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है भाई, सिंपल सी बात है, हम कोई अलग थोड़ी कर रहे हैं। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये वाला कोण भी 60 हो गया, कारण बताओ क्यों होगा सर, ये वाला कोण इसलिए 60 हो गया कि बीडी चाप के द्वारा, बीडी जीवा के द्वारा एक साइड बने हुए दो कोण हैं। इसी प्रकार ये वाला एंगल आपका 30 हो जाना है, इसी प्रकार ये वाला एंगल आपका 60 हो जाना है,
सिमिलर केस में ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल आपका 30 है, तो ये वाला एंगल भी आपका 30 हो जाएगा। तो 30 और 30 60 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 120। राशि है 7500 रुपए। एक को तो 12% के पहले भाग को 18% की दर से दूसरे भाग का साधारण ब्याज बराबर है 1 साल के लिए। तो यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि P1R1 बराबर हो जाएगा P2R2, यानी कि जो P1 और P2 का जो रेशो निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 3 चिंग 18 और 3 चौके 12, यानी कि 3/2। तो यही तो अनुपात है प्रिंसिपल का, यानी कि 5 रेशो बराबर आपका किसके बराबर है, 7500 के बराबर है। तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा 1500। तो पहला प्रिंसिपल कितना निकल कर आ रहा है 4500, और दूसरा प्रिंसिपल कितना निकल कर आ रहा है 3000। ये 4500 है 3000। हमसे बोला क्या गया है कि प्रत्येक भाग का ब्याज निकालना है, ब्याज। तो 3000 ले लिया मैंने, तो 3000 रुपए पर रेट कितनी है 18% की दर से कितना ब्याज बन रहा है 540 रुपया। सेम ही रहेगा, बोला ही गया है कि दोनों तरफ आपका जो ब्याज है वह सेम ही रहने वाला है। मजा आया क्वेश्चन में। माध्यिका निकालनी है, ये आंकड़ा दिया हुआ है। अब आंकड़ा दिया हुआ है, आपको पता है कि इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, 1 4 6 7 9 11, 5 भी होगा, 11 12 13 14। तो डेटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है तो पांचवा पद, 1 2 3 4 पांचवा पद और छठवां पद बटे 2, तो 7 + 9 बटे 2, 8 आपकी माध्यिका हो जाएगी। एक परीक्षा में ए उत्तीर्णांकों से 20% कम, बी उत्तीर्णांकों से 20% ज्यादा प्राप्त करता है। यदि ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल अधिकतम अंकों के बराबर है, तो उत्तीर्ण अंकों का अधिकतम अंकों से अनुपात क्या होगा। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा। मैं आपसे कह सकता हूं कि मान लीजिए कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं 100% है, क्या बात है, मतलब 100% पे पास हो रहा है, ठीक है। तो ए के कितने नंबर आए होंगे बताओ, 20% कम यानी कि 80। बी के कितने आए होंगे 120। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना आ रहा है 200। 200 आ रहा है, अरे मजे लो यार जिंदगी के, ठीक है। 200 अधिकतम अंकों के बराबर है, यानी कि यही आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। मैक्सिमम मार्क्स समझते हो ना, ये पासिंग मार्क्स हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। मैक्सिमम मार्क्स मतलब जितने की परीक्षा थी। तो अनुपात बताना है, आ गया अनुपात 1:2, ठीक है। तो उत्तर 60 mm व्यास के एक ठोस गोले को पिघलाकर उसके बाद खींचकर 144 सेंटीमीटर लंबाई का तार बनाया जाता है। तो तार का व्यास बताइए। ये यूपीएसआई में आया था क्वेश्चन, आता रहता है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है रिपीट होते हैं क्वेश्चन, यही सही चीजें ऐसी आती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर कि कैसे करेंगे इसको, तो मैं आपको कहीं छोड़ने वाला ही नहीं हूं। तो आपसे ये बोला गया है कि रेडियस क्या होगी ये बताओ पहले। तो 60 mm, प्लीज ध्यान से देखें, एक एक चीज जरूरी है, बटे 2, रेडियस हो गई सब 30 mm। अब mm में बहुत बच्चे जानते ही नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि 1 mm या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 mm होता है, नोट डाउन कर लो। तो ये 30 सेंटीमीटर 30 mm को आप क्या लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया बताओ, क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर में डेटा दे रखा है, आंसर भी सेंटीमीटर में। तो आप मुझे बताइए गोला होगा गोला, तो गोले का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम, वो होगा सर 4/3 πr क्यूब, ये तो पता है हमें।
आर की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। आर की वैल्यू है पाई, आर की वैल्यू है 3 ही है, 3 3 होती है 27, 3 से 3 कट गया, तो 9 चौके 36 पाए। तो 36 पाई क्या हो गया बताओ? ये आयतन हो गया भाई। 36 पाई क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। और ये 36 पाई वॉल्यूम हो गया, तो ये किसके बराबर है वॉल्यूम? एक बेलन के आयतन के बराबर है, क्योंकि आपने तार बनाया ना, तो तार एक कैसी शेप होती है? एक बेलनाकार शेप होती है, और एक ऐसा तार बना हुआ है जिसकी लंबाई 144 है। तो पाई से पाई काट दिया डियर, आर बराबर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 36/144, आर बराबर आ रहा है 6/12, 1/2। सच बताना कैसा लगा क्वेश्चन, और वाकई में आपको कितना सीखने को मिला? 0.5 आंसर नहीं होगा, एक आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपसे डायमीटर पूछा है, व्यास पूछा है, तो आंसर एक होगा। 15 माइनस 4√14 का वर्गमूल क्या होगा? हम जानते हैं सर ये 15 है, 4√14 को अगर आप लिखोगे तो ये लिख दो आप 2√14। बोले इससे क्या होगा सर? बोले ये 2ab होगा। अब आप देखिए कैसे कैसे कर सकते हो आप। तो बोले सर क्या करूं बताओ, आप ही बताओ। मैंने कहा देख ऐसा कर दो, इसको आप अलग अलग कर लो, √7 और √2। तो 7 एक तरफ कर दो, तो √7 एक तरफ कर दो, और 2√2 को एक तरफ कर दो। मैं ऐसे कैसे कर पा रहा हूं, और मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 15 चाहिए, 15, जो कि केवल यही दे रहे हैं मेरे को। 2ab को मैनिपुलेट किया, 2ab को 2 को अलग कर दिया, देखो 2ab में ये 2 अलग कर दिया, इसको लेकर आया, ये a और b है। अब a और b को ऐसे बनाना है जिससे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 15 आ जाए। अब बस समझ में आ गया मेरे को, अब हो गया काम। ये 2√2 है, ये √7 है, तो अब आपका आंसर कितना होगा? 2√2 माइनस √7। अब आप मुझे बताइए ये आगे क्यों आया? क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा वाला आगे आता है, छोटा वाला पीछे आता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 व्यक्ति 20 दिनों में 20 मंजिला इमारत साफ कर सकते हैं। 20 व्यक्ति हैं, 20 दिनों में 20 मंजिलों को साफ कर सकते हैं, तो बताएंगे 16 व्यक्ति 16 दिनों में कितनी, मतलब 16 मंजिलें कितने दिनों में साफ कर सकते हैं? तो अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो आप आंसर इसका 16 भी दे सकते हैं, लेकिन आंसर आएगा 20 दिन। मैंने बोला कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट उत्पाद बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। माना अंकित मूल्य 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 88। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? गुरुजी अगर आप 10% का लाभ कमा रहे हो ना, तो 11 रेशो बराबर 88, तो 80 हो जाएगा सर, सिंपल सा है। तो बोला जा रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी कि 20% का लाभ, यानी कि नया सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 96। तो कितनी छूट दी जानी चाहिए? 4% की। मैंने कहा देखो ऐसे होता है डियर, यहां पर 1 डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, पहला पद माइनस अंतिम पद बराबर 99/100, ये आता है सॉल्व करने पर। अब आप लोग मुझे बताइए डिफरेंस कितना है? 1 है। कैसे पता चला? 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। पहला पद कितना है? 1 है। अंतिम पद कितना है? n+1 है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है सर? n+1 -1, तो n/n+1। तो यहां से यही साफ साफ नजर आ रहा है कि n की वैल्यू कितनी है? 99। हमें क्या निकालना है? n-1। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 98। बोले मजा आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है यार, करिए ना। मैं क्या, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं, भाज्य मतलब समझते हो, प्राइम नंबर हटा देनी है। अच्छा ये बताओ, एक लोग एक क्या? नहीं, ना तो एक प्राइम नंबर होती है ना ही कॉम्पोजिट होती है, एक अलग ही है अपनी दुनिया में। आपकी जो भाज्य संख्या स्टार्ट होती है वो 4 से होती है, उसके बाद फिर 6 होंगी, उसके बाद फिर 8, उसके बाद फिर 9, उसके बाद फिर 10, उसके बाद 12, ठीक है, उसके बाद फिर 14, उसके बाद फिर 15, उसके बाद फिर 16।
ठीक है, रवि कह रहा है दो नहीं होगा सर। रवि क्या कहें तुमसे यार, तुम किससे पढ़े थे बचपन में? आप अपने अध्यापक का नाम बताएंगे एक बारी? हम तो नहीं कूट सकते, लेकिन वो तो आके कूटेंगे घर पे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और एक ले लेते हैं हम 18। अब इनको सबको जोड़ना है, फिर 10 का डिवाइड करना है, तो सबको ऐड करेंगे। 10 और 10 20, 20 और कितना हो गया, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 9 28 और 9 37, 37 और 10 47 और 2 49, 49 और 10 50, 49, और क्या कहते हैं अपने सामने, इन सबको जोड़ेंगे कितना निकल कर आ रहा है, जोड़ जाड़ के फ्री करो, 11 112 आ रहा बताया भाई, बटे 10, 11.2। ऑप्शन नंबर डी। पहली 3 कक्षाओं में 350 लड़के हैं। पहली और दूसरी कक्षाओं में पहली तथा दूसरी कक्षा में लड़कों की संख्या का अनुपात ये है, और दूसरी तथा तीसरी कक्षाओं में लड़कों का अनुपात ये है। ठीक है भाई, पहली और दूसरी, और दूसरी और तीसरी, ये 3 है और ये 4 है, तो अनुपात आ रहा है 8, 12 और 15। बोला क्या जा रहा है भाई, पहली और तीसरी कक्षा में कुल संख्या कितनी है? 15 और 8 23 रेशो निकालना है, और टोटल कितना है? 12 और 8 20 और 35, तो 35 रेशो बराबर 350, 1 रेशो बराबर 10, 23 रेशो बराबर 230। मजा आ रहा है क्या कि बस की गति अगर 20 है, और आपके सामने यहाँ टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 मिनट और 8 मिनट का अंतर 2 मिनट, और ये बराबर किसके करना है? उस विपरीत दिशा में आने वाले व्यक्ति की एक्स स्पीड और उसका टाइम 8 मिनट। तो यहां पर हमारे सामने एक्स निकल कर आने लग गया 5, और यही हमारा उत्तर होने लग गया। करेंगे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो देखो 5 या 15 और 4 19/5, 9 दूनी 18, 19/2। सॉल्व करते हैं तो आप जानते हो कि 19/5 मल्टीप्लाई 2/19, तो ये कितना बच गया? 2/5। तो यहां हम कह सकते हैं ये 5/6 है और ये 2/5 है। तो हम ये कह पा रहे हैं क्या कि सर 25 और 6 दूनी 12, तो 25 में से अगर आपके 12 चले गए और नीचे आ गया 30, तो ये हो गया 13/30। तो सर ये क्या है, 5 या 15 और 1 16/5 माइनस 13/30। हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? अगर मैं इसमें 6 से गुणा करता हूं तो 16 6 96, 96 में से 13 चले गए तो कितना बचेगा भाई? 96 में से अगर 13 चले जाएंगे तो 83/30, और वह जुड़ जाएगा 17/30 में, तो आंसर निकल कर आ ही गया। ये कितना आ रहा है? 100/30, 10/3। मजा आ गया ना? ए प्लस बी एक कार्य को 21/2 दिनों में कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 3:7। वे कार्य करना आरंभ करते हैं और 5 दिनों में कार्य को पूरा कर देते हैं। हद है भाई साहब। ठीक है भाई, जो भी है, तो मैं टोटल कार्य बोलूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 × 21/2, यानी कि ये हो गया 105 आपका टोटल वर्क हो गया। अब वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर 10 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक कार्य करेंगे, यानी कि 50 काम हो गया। रिमेनिंग कितना बाकी है? 105 में से सर 50 यूनिट हो चुका है, तो बाकी कितना हो गया सर? बाकी पड़ जाएगा अपने पास 55 काम बाकी पड़ेगा। अब ये 55 काम जो है शेष कार्य है, उसका 60% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3/5 यानी कि 33 को करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब दोनों कर रहे हैं मिलकर, 33 में दोनों करेंगे 10 की एफिशिएंसी से 3.3, यही उत्तर आएगा। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है।
यहां पर आपके सामने ये लिखा हुआ है cos 42। तो cos 42 को आप क्या लिख सकते हो, cos 180 डिग्री माइनस 138 लिख सकते हो क्या? बोले हाँ या ना, बोल दीजिए। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया दोस्तों? सर माइनस होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और यहां पर cos का cos ही रहने वाला है 138। तो आपका जो उत्तर आएगा वह कितना होगा, माइनस का 1, ना कि प्लस का 1। तो विद्यार्थी जो गलती कर देते हैं वो गलती होती